हेलो एस्पिरेंट्स। आज का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा छोटा होगा। आज जो हम बात करेंगे वो सरकारी योजनाओं से रिलेटेड सारे टॉपिक्स होंगे। हाँ, और हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर योजनाओं को हम कैसे पढ़ें। देखिए, जो सबसे बड़ा हर्डल है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे जो भी हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरओ का हो, कि इतनी सारी योजनाएं एक साल में हो जाती हैं कि उनको एक साथ कैसे कंसाइजली पढ़ सके और कैसे उन सारी योजनाओं को एक बार में सरसरी निगाह से देख सके। तो इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। देखिए, जो योजनाएं होती हैं वो दो तरीके की योजनाएं होती हैं। एक होती है केंद्र की योजना, एक होती है राज्य की योजना। केंद्र की योजना जो होती है वो दो तरीके होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर जब भी स्टेटमेंट में आएगा क्वेश्चन तो आपने मोस्टली देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा रहता है ये केंद्र प्रायोजित योजना है या ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, और वहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। तो इन्हीं चीज़ों से बचना है और इन्हीं सारी चीज़ों को आज मैं यहाँ बताऊँगा। तो देखिए, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं योजनाओं से वो कई तरीके के आते हैं। पहला स्टेटमेंट वाइज आएगा कि दो स्टेटमेंट दिए होंगे, उसमें पूछा जाएगा कि एक सही है या दो सही है या फिर दोनों सही है, में से कोई सही नहीं है। या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट फैक्ट बेसिस पर रहेगा, ऑप्शन दे देगा डायरेक्ट, आपको उसमें से टिक लगाना होगा। ठीक है। तो देखिए, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं वो दो तरीके की होती है। एक केंद्र क्षेत्र की योजना होती है जिसे हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं, और दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित योजना जिसे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कहते हैं। ठीक है। इन दोनों चीज़ों में आपको याद रखना है, और इसका बेसिक जो डिफरेंस है उसको आपको अपने माइंड में हमेशा बना के रखना है कि देखिए, जो केंद्र क्षेत्र की योजना होती है उस पर पूरा जो उसका कार्यभार होता है वो केंद्र सरकार का होता है, जो भी वित्त का आवंटन होता है वो पूरा केंद्र सरकार पूरा करती है। ठीक है। लेकिन जो केंद्र प्रायोजित योजना होता है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपना अपना हिस्सा होता है, उसी हिसाब से वो अपने वित्त की व्यवस्था करती हैं। जैसे आप देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच 75 और 25 का रेशियो होता है, यानी 75% इसका वित्त का जो वित्त मुहैया कराया जाएगा वो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा, और 25% वित्त की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इसी तरीके से आप जब पूर्वोत्तर इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे केंद्र 90:10 के रेशियो पे वर्क करता है। जैसे 90% केंद्र वित्त की व्यवस्था करेगा और 10% राज्यों को करना होगा। इस तरीके की योजनाओं में ये सब बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, योजना और योजनाओं को कैसे हम समन्वित वे में कंसाइजली और बहुत ही कम शब्दों में समग्र रूप से कैसे तैयार कर सकते हैं, उसका एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ दिखाऊंगा। और इसी तरीके से आपको भी अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि एग्ज़ाम के टाइम में सब कुछ जब आपको रिवीजन करना हो उसमें आपको बल्कीनेस फील ना हो। होता क्या है कि लास्ट टाइम में आपको जीएस भी पढ़ना होता है, आपको सीसैट या फिर रीजनिंग वाली टॉपिक्स भी पढ़ने होते हैं, इसके अलावा योजनाएं भी पढ़नी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वो एक हर्डल हो जाता है आपके लिए। तो उन्हीं चीज़ों से बचना है और हमें नोट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके से तैयार करना है कि जब लास्ट मिनट में, लास्ट वीक में जब आप रिविज़न करें तो आपका रिविज़न बहुत ही स्मूथली हो जाए और आप पैनिक ना कर पाएँ। ठीक है। जैसे ये देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ठीक है। अब देखिए, मैंने इसको कैसे लिखा हुआ और कैसे लिंक किया हुआ है। देखिए, स्वर्ण ग्राम जयंती जो योजना है ये 1 अप्रैल 1919 को लागू की गई थी। डेट बिल्कुल याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम में पीसीएस के और आरओ में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछते हैं, या फिर मैच द कॉलम में आपसे पूछ लेते हैं। 4-5 योजनाएं दी रहेंगी और उनके ईयर्स दिए रहेंगे जिनका आपको मिलान करना होगा। ठीक है। तो इनको आपको ज़रूर याद करना है। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाए। ठीक है। इनका जो फोकस एरिया रहा है वो है 50% SC को, 40% महिलाओं को और 3% दिव्यांगजनों को इसमें शामिल किया जाए। ठीक है। इस योजना की सबसे मुख्य बात ये थी कि ये ऋण व सब्सिडी योजना थी, और इसमें ये केंद्र प्रायोजित योजना है। देखिए, जहाँ पे भी रेशियो की बात करेगा वो केंद्र प्रायोजित योजना होगी, जिसमें केंद्र और राज्य के अपनी अपनी हिस्सेदारी होगी। इस योजना में केंद्र 75 और 25 के रेशियो पर धनराशि मुहैया कराता है। देखिए, यही योजना आगे चलकर 2011 में पुनर्गठित की जाती है और नए नाम से आती है, वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ से लिंक कर दिया। अब
99 की योजना 2011 में कैसे लिंक की जाती है वो मैंने अब यहाँ पे आप देखिए कैसे होती है। इसी तरीके से आपको भी नोट्स बनाना है, क्योंकि आप जब टुकड़ों में पढ़ेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन जब अब इस तरीके से नोट्स बना लेंगे, एक कंसाइज वे में नोट बना लेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे 2011 में इसे पुनर्गठित किया गया और इसका नया नाम आया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, अब ये क्या है, यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये है क्या। तो देखिए, इसी को कहा गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 2011 में ये शुरू की गई थी। ये केंद्र सरकार की योजना थी। ग्राम स्तर पर इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन। अब देखिए, यहाँ पे कीवर्ड्स आपको इस तरीके से मेंशन करने हैं कि आपको एग्ज़ाम में जब इस तरीके का कोई भी योजना पूछा जाए तो आपको ये कीवर्ड्स आपको याद रहें, ताकि आप इजीली सारी चीज़ों को वहाँ पे टिक कर पाएँ। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हर चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। नहीं, इसलिए हमें कुछ कीवर्ड्स को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका जो कीवर्ड है वो स्वयं सहायता समूह है, यानी ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों की स्थापना। इस स्वयं सहायता समूह की मुख्य बात क्या रहेगी कि इसमें कम से कम एक महिला सदस्य को, किसी भी परिवार की एक महिला सदस्य को इस स्वयं सहायता समूह से जोड़ना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहते हैं, इसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 2016 में फिर परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM रखा गया। ठीक है, अब देखिए, एक ही योजना को 3 बार लागू किया गया और तीनों अलग अलग नाम से। योजना वही है, बस स्वरूप बदलता चला गया है। तो आप देखिए, आप इसको अगर टुकड़ों में पढ़ रहे होते हो तो एक यहाँ पढ़ रहे होते, एक कहीं और पढ़ रहे होते, एक कहीं और पढ़ रहे होते, लेकिन यहाँ पे एक जगह लिख देने से आपको एक ही जगह पे सब कुछ तैयार हो गया। अब देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो 2016 में, जिसका नाम फिर उससे परिवर्तित किया गया, और ये हो गया दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM। ठीक है, अब इसका क्या फोकस एरिया रहा है, देखिए, इसका जो फोकस एरिया रहा है, गरीब परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना। दूसरा, BPL परिवारों को 100% कवरेज देना। तीसरा, SC/ST को 50%, माइनॉरिटी को 15% और दिव्यांगों को 3.0% इसमें शामिल करना, यानी कवरेज देना है। अब इसकी एक और उप योजना चलाई गई। ठीक है, यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया, इस योजना की एक उप योजना थी, वो है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, और मैंने उसके बारे में भी छोटी सी डिटेलिंग कर दी यहीं पे कि ये जो योजना है वो 3 वर्षों की अवधि के लिए 2017-18 से 2019-20 के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ये था स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनके आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों को उपलब्ध कराया जाए, सस्ती ग्रामीण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, जैसे ई-रिक्शा एक्सेट्रा। इसका जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि सामुदायिक आधारित संगठनों का निर्माण किया जाए, जैसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, इसी तरीके से कुछ और सामुदायिक आधारित संगठनों का निर्माण किया जाए, और प्रत्येक ब्लॉक में इन्हें वाहन खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए। इसका एक ये मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब देखिए यहीं पे फिर मैंने देखिए इसी योजना से मिलती जुलती एक योजना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, अब इससे पहले हमने क्या देखा था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वराज योजना। अब उसी के आगे हमने वहीं पे मेंशन कर दिया कि इसी तरीके की एक और मिलती जुलती योजना थी जिसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कहा गया, जिसको 1997 में चालू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, शहरी निर्धनों को रोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु वित्तीय ऋण उपलब्ध कराना। अब देखिए, इस योजना को भी बदला गया और 2016 में नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार देना, और इसमें वो कौशल प्रशिक्षित जो युवक थे उसमें शहरी गरीबों को 15,000 रुपये और पूर्वोत्तर और जम्मू एंड कश्मीर को 18,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करना। ठीक है, ये भी एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25% थी। तो देखिए, एक ही योजना को जो अलग अलग समय में, अलग अलग सालों में, अलग अलग सरकारों में लागू की गई, अलग अलग नामों से, उनको एक ही जगह हमने संगठित कर दिया। अब इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करेंगे तो अब एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।
ठीक है। और दूसरी बात, कोशिश करिए कि हर योजना को या फिर कोई भी नोट्स आप बना रहे हो उसको इतना कंसाइज बनाइए कि वो कुछ ही पन्नों में आपके समाहित हो जाए, ठीक है। इससे होगा क्या कि रिवीजन में भी आसानी रहेगी, बार बार आप इसको पढ़ पाएंगे और ये आपको बल्कि फील नहीं कराएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और इसी तरीके से नोट्स बनाइए और अपने तैयारी को अच्छी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।